दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार के इस वीडियो में। दोस्तों आज बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जिसका सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसी बीच आपके लिए पहली खबर, पटना में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये नौकरी लगाने वाले का पूरा डिटेल लेते थे और उसके बाद उससे ठगी करते थे। इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें। राजधानी में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये नौकरी लगाने वाले पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र के दिनकर चौराहे से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई किया है। और दूसरा, नौकरी ठगी वाले को उसी की निशानदेही पर एक सहयोगी को पटना के राजेंद्र नगर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों नौकरी ठग को सातिर ठगों के पास मिले मोबाइल से इस मामले का खुलासा हो गया। बता दें कि पटना के कदम कुआं थानेदार निशिकांत सिंह को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद दोनों नौकरी ठग को गिरफ्तार कर लिया गया। नौकरी ठग गिरोह का एक सदस्य समस्तीपुर का रहने वाला बताया गया, वहीं दूसरा नौकरी ठग छपरा जिले का रहने वाला है। जब दोनों नौकरी ठग के मोबाइल की जांच की गई तो दर्जनों लोगों के नौकरी लगाने से संबंधित दस्तावेज और अन्य कई फर्जी डॉक्यूमेंट बरामद किए गए। दोनों नौकरी ठग के पास से पुलिस ने 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। बता दें कि छपरा के रहने वाले एक युवक की शिकायत के बाद पुलिसिया कार्रवाई में दोनों सातिर नौकरी ठग को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस नौकरी ठगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। बिहार में लगातार बढ़ रहा है अपराध, सिर्फ शराब माफियाओं को पकड़ने में व्यस्त है पुलिस। जानेंगे इसका पूरा जानकारी, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार में प्रतिदिन अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 महीने में 4 बार बिहार में बढ़ रहे अपराध, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक कर चुके हैं। इसके बावजूद भी बिहार में अपराध पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगातार बिहार में अभियान चलाकर शराब तस्करों को तो जरूर पकड़ा जा रहा है, लेकिन अपराधी जो हैं इनके पहुंच से काफी दूर हैं। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अपराधियों का हौसला लगातार बुलंद होता दिख रहा है। और इसके बारे में कुछ मामले को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामलों में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार के मुंगेर से 90 किलो सोना लूटकांड के आरोपी विकास झा को पुलिस ने बिहार के मुंगेर से धर दबोचा है। इस आरोपी की तलाश पुलिस को पिछले 5 साल बिहार के वैशाली जिले के 55 किलो और बिहार के मुजफ्फरपुर में 35 किलो सोने लूट कांड में भी थी। वही बिहार के दरभंगा में हुए 5 करोड़ सोना लूटकांड मामले में भी इसकी तलाश पुलिस को थी। वहीं बिहार में अवैध शराब ला रही 154 वाहनों को भी जब्त किया गया है। और मौजूदा वक्त में बिहार पुलिस एक तरफ जहां विशेष अभियान चलाकर शराब तस्करों और पियकड़ों को रोकने में लगी है, तो दूसरी तरफ अपराधी बिहार में बेलगाम हो गए हैं। बिहार में कहां पर अतिक्रमण हटाने गए पुलिस और सीओ पर जानलेवा हमला कर दिया गया। रोड़ेबाजी कर गाड़ी के शीशे फोड़ दिए गए। इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बड़ी खबर बिहार के नालंदा जिले से आ रही है, जहां अतिक्रमणकारियों ने सीओ पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना जिले के नूरसराय के ब्रिजपुर की है, जहां सीओ प्रभाकर पटेल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने गए थे। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बिहार पुलिस और सीओ पर हमला कर दिया। अतिक्रमणकारियों ने बिहार पुलिस और सीओ के वाहन को भी निशाना बनाते हुए पथराव किया और क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान जमकर रोड़ेबाजी की गई। नालंदा में हुई बस घटनाओं में सीओ समेत बिहार पुलिस कर्मियों को भी हल्के चोटें आईं। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में बिहार पुलिस पहुंच गई और फिलहाल इलाके में बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी गई है। तेजस्वी यादव के भाग में नहीं है सीएम की कुर्सी, ज्योतिष गणना का हवाला देकर जेडीयू नेता ने साधा निशाना
और क्या कहा, इसका पूरा जानकारी देंगे। आप वीडियो को जरूर देखें। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के बीच जारी खींचतानी में विधान परिषद सदस्य नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। नीरज कुमार ने कहा है कि तेजस्वी यादव के भाग्य में सीएम का पद नहीं है, तेजस्वी यादव को ज्योतिषी से दिखवाना चाहिए। नीरज कुमार ने वीडियो जारी करते हुए ये बातें कही। जेडीयू विधान परिषद सदस्य और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव की पार्टी सीगुफा छोड़ रही है, उनका ऑफर काम नहीं आने वाला है और तेजस्वी यादव के भाग्य में बिहार सीएम की कुर्सी नहीं है, उन्हें ज्योतिषी से दिखवाना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि श्याम रजक कौन हैं, जिनके एक दावे से बिहार की राजनीति में मच गई है हलचल। बिहार राजनीति से जुड़ी पूरा जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। 1 जनवरी 2021 से पहले बिहार में सियासी उबाल आ गया है। बिहार राजद नेता श्याम रजक ने बिहार के जेडीयू के 17 विधायकों के टूटने की बात कही है, जिसके बाद बिहार के राजनीति में हलचल तेज हो गया है। श्याम रजक का यह बयान उस वक्त सामने आया जब बिहार राज्य में बीजेपी और जेडीयू के बीच अंदरूनी घमासान जारी है। बिहार के श्याम रजक के जो हैं राजद के कद्दावर नेता हैं, इससे पहले वे बिहार के जेडीयू पार्टी में थे। हालांकि श्याम रजक की राजनीतिक शुरुआत लालू यादव के साथ बिहार में ही हुई थी। श्याम रजक एक वक्त में लालू यादव के करीबी नेता माने जाते थे। उन्हें बिहार के राजनीतिक गलियारों में लालू के श्याम के नाम से जाना जाता था। बिहार के फुलवारी शरीफ से रह चुके विधायक श्याम रजक, बता दें कि एक उपचुनाव को छोड़ दें तो 1995 से लगातार श्याम रजक यहां से जीतते हैं और बिहार में मंत्री बनते आ रहे हैं। हालांकि इस बार श्याम रजक बिहार विधानसभा पहुंचने में नाकाम रहे। जेडीयू विधायकों ने क्यों बदला पाला? सियासी घमासान के बीच अरुणाचल प्रदेश मामले में बीजेपी के इस बड़े नेता ने किया खुलासा। आपको इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो अंत तक देखें। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू विधायकों की टूट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जेडीयू के पूर्व विधायक जो कि अब बीजेपी में चले गए हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन लोगों को जेडीयू से बीजेपी में शामिल कराने के एवज में कुछ नहीं दिया गया है। वहीं जेडीयू विधायकों की टूट के बाद से बिहार की राजनीति गर्म है। अरुणाचल प्रदेश के कलांकतंग से बीजेपी विधायक जो पूर्व में जेडीयू में थे, दोराजी खरमा बांगटी ने टीवी चैनल आज तक से बातचीत की है। बांगटी ने कहा कि उन्हें बीजेपी में आने के लिए कोई प्रलोभन नहीं दिया गया, सभी विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी में आए हैं। बांगड़ी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू बीजेपी गठबंधन में थी, जिसके कारण हम लोगों को काम नहीं हो पा रहा था, किसी समस्या का हल नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण क्षेत्र की जनता परेशान थी। अब हम आगे विकास कर सकेंगे। पश्चिमी मध्य बिहार में आज से और घना होगा कुहासा, तापमान में होगी हल्की गिरावट, बताएंगे आपको इसका पूरा डिटेल, आप वीडियो पूरा देखें। यूं तो बिहार भर में मंगलवार को रात और सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा छाया रहा, लेकिन बिहार में दिन और रात के तापमान में 2 डिग्री का इजाफा हुआ है। इसकी मुख्य वजह चक्रवाती प्रभाव से छाए बादल रहे। हालांकि बिहार में मंगलवार की दोपहर साफ रही, इसकी वजह से मंगलवार बुधवार को रात के तापमान में हल्की गिरावट के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बुधवार से तापमान में गिरावट आ सकती है। वहां की बर्फबारी का असर गुरुवार से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। फिलहाल पूरे बिहार में दिन और रात के तापमान में तुलनात्मक रूप में इजाफा हुआ है और पटना में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। इस प्रकार से पटना, गया, भागलपुर और पूर्णिया में अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। हालांकि पूरे बिहार में अधिकतम तापमान डेहरी ऑन सोन में 26 डिग्री दर्ज किया गया। कोरोना संक्रमित जीतन राम मांझी की सेहत स्थिर, सांस में तकलीफ के बाद पटना एम्स में दिया जा रहा है ऑक्सीजन सपोर्ट, बताएंगे इनका पूरा डिटेल, आप वीडियो को पूरा देखें। कोरोना से संक्रमित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सेहत स्थिर है। जीतन राम मांझी को सांस लेने में तकलीफ के बाद ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। जीतन राम मांझी का फिलहाल पटना एम्स में इलाज जारी है।
एम्स की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि सांस लेने में तकलीफ की वजह से जीतन राम मांझी को ऑक्सीजन पर रखा गया है। 13 दिसंबर को जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अपनी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जीतन राम मांझी ने खुद ही ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी थी। कोरोना संक्रमित होने के बाद भी 4 दिनों तक जीतन राम मांझी अपने आवास पर ही रहे। जब जीतन राम मांझी का तबीयत अधिक बिगड़ने लगी तो उन्हें एम्स में एडमिट कराया गया। जीतन राम मांझी के परिवार में उनकी बहू और पोती भी कोरोना संक्रमित थे। जीतन राम मांझी के कोरोना संक्रमित होने के कारण हम का राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को टाल दिया गया था। अब जनवरी के पहले हफ्ते में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक प्रस्तावित है, लेकिन जीतन राम मांझी को कब तक अस्पताल से छुट्टी मिलेगी यह कहना अभी मुश्किल है। क्या आपके अकाउंट में भी आ रहे हैं एलपीजी गैस की पुरानी सब्सिडी? जानिए क्या है कारण। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। बिहार के लगभग 1 करोड़ 48 लाख एलपीजी ग्राहक पिछले 2 सप्ताह से दिसंबर माह की गैस सब्सिडी को लेकर गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि गैस एजेंसी के प्रबंधक भी गैस सब्सिडी राशि को लेकर सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका कारण आए दिन गैस एजेंसी के प्रबंधक और ग्राहकों में वाद विवाद भी हो रहा है। ग्राहकों का कहना है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत दिसंबर माह में 100 रुपया बढ़ गया, लेकिन अब भी पुरानी गैस सब्सिडी ही मिल रही है। इंडियन गैस एजेंसी के प्रबंधक के नाम नहीं छापने के शर्त पर बताया कि सरकार दिसंबर माह में 100 रुपए गैस का दाम बढ़ा चुकी है, लेकिन अब तक सरकार गैस सब्सिडी राशि को रिफ्रेश नहीं की। ग्राहकों को अभी भी पुरानी गैस सब्सिडी यानी कि 79 रुपए ही पहुंच रही है। बढ़ी हुई गैस सब्सिडी की राशि की जानकारी के लिए हर दिन 100 से अधिक ग्राहक पहुंच रहे हैं। बिहार गैस एलपीजी वितरक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राम नरेश सिन्हा ने बताया कि अगर बड़ी गैस की सब्सिडी राशि देना होता तो सरकार अब तक ग्राहकों के खाते में भेज चुकी होती। सरकार नए साल में ग्राहकों को गैस सब्सिडी दे सकती है। फिलहाल 79 रुपए गैस सब्सिडी के रूप में ग्राहकों को दिया जा रहा है। इसे लेकर ग्राहकों में काफी गुस्सा है। वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक तेल कंपनियों के अधिकारियों ने इस संबंध में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बिहार के 38 जिलों में खुलेंगे 61 मोटर ड्राइविंग स्कूल। बोधगया में 2 ट्रेनिंग स्कूल तैयार, जानेंगे इसका पूरा जानकारी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाए जा सके व नौसिखियों वाहन चालकों को पूर्व से ही कुशल प्रशिक्षण मिल सके, इसके लिए राज्य के सभी 38 जिलों में 61 मोटर ड्राइविंग स्कूल ट्रेनिंग खोला जा रहा है। निजी क्षेत्र में इच्छुक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संस्थानों या व्यक्तियों को इसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा। इसी कड़ी में बोधगया में 2 निजी क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के लिए आवेदन दिए जाने के बाद मंगलवार को डीटीओ जनार्दन कुमार व एमबीआई के त्रिपाठी ने दोनों मोटर ड्राइविंग स्कूल स्थलों का निरीक्षण किया। दोनों ही मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के आवेदक बोधगया क्षेत्र में मोटर ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल बनाना चाहते हैं। परिवहन विभाग द्वारा तय मानकों का निरीक्षण दोनों पदाधिकारियों ने किया। इस तरह से मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जहां नौसिखिया वाहन चालकों को कुशल वाहन ट्रेनिंग का प्रशिक्षण मिल सकेगा, वहीं निजी क्षेत्र के संस्थानों व्यक्तियों को रोजगार का एक बड़ा अवसर भी मिलेगा। 1 दिसंबर को इस मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को शुरू करते हुए राज्य परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा था कि राज्य के निजी क्षेत्र में इच्छुक संस्थान व्यक्तियों द्वारा आधुनिक तकनीकी आधारित मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जा रही है। किसानों ने आज भी अपना ही खाना खाया, पर इस बार तोमर और गोयल भी साथ थे। इसका पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो को अंत तक देखें। कृषि कानूनों पर किसान संगठनों और केंद्र के बीच बुधवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत हो रही है। केंद्र ने तो कहा है कि यह बैठक कृषि कानून के लिए निर्णायक है, पर कृषि कानून वापसी पर ही अड़े हुए हैं। हल निकलेगा या नहीं ये साफ होने में वक्त लगेगा। लंच के दौरान आज भी किसानों ने अपने ही दाल रोटी खाई, पर इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों के साथ ही खाना खाया। केंद्र और किसानों के बीच बातचीत आंदोलन के 35वें दिन हो रही है और इसमें 40 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए हैं। मीटिंग के दौरान किसान नेताओं ने मांग रखी कि आंदोलन के दौरान उनके साथी मारे गए,
उनके परिवारों को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए। वहीं सरकार ने किसानों से कहा कि कृषि कानून से जुड़ी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जा सकता है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पीएफ पर 8.5% का एक मुफ्त ब्याज देने पर सहमति। कल तक रकम खाते में जमा हो सकती है। इसका पूरा जानकारी देंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर देखें। सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी है। दरअसल सरकार ने वित्त वर्ष 2019 से 20 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ पर 8.5% यानी कि 8.5% का एक मुफ्त ब्याज देने का प्रस्ताव मान लिया है। मुमकिन है कि ब्याज की यह रकम कल तक यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में पहुंच जाएंगे। सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने ईपीएफओ को एक मुफ्त 8.5% ब्याज देने की इजाजत मिल गई। ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर इसी हफ्ते श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी। इस मंत्रालय ने जोखिम भरे निवेश पर कुछ चिंता जताई थी और ब्यौरा भी मांगा था। यूपी में इलेक्शन मोड में बीजेपी, राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा लेने घर घर जाएंगे भाजपा विधायक। 14 दिन तक अभियान चलाने का निर्देश। इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी। आरएसएस के पदाधिकारियों ने भाजपा नेतृत्व को निर्देश दिए हैं कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने के अभियान में पार्टी विधायकों को घर घर भेजें, जिससे मंदिर के लिए एक रकम जुटाने के साथ साथ विधायकों का जनसंपर्क अभियान भी शुरू हो जाए। इस दौरान विधायक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जानेंगे आज का सोने और चांदी का भाव, आप वीडियो पूरा जरूर देखें। बुधवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में कमी के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ कमजोर कर ली, जिसके चलते सोना का भाव 63 रुपए गिरकर 49,976 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। और दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 243 रुपए बढ़कर 68,340 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। क्या इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ने वाली है? देखिए क्या है अंदर की खबर। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न इसलिए नहीं भरा है क्योंकि आपको लगता है कि इनकम टैक्स रिटर्न का तारीख और भी बढ़ सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो बेहतर होगा कि ऐसा न करें। अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दें। आपके पास 31 दिसंबर रात 12 बजे तक का ही वक्त है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर 10,000 रुपए की पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। दरअसल इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के लिए चार्टेड अकाउंटेंट ने सरकार को कई चिट्ठियां लिखी हैं, जिसमें उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। जानकार भी मानते हैं कि सरकार सभी और एक्सटेंशन दे सकती है, क्योंकि कई संस्थानों ने सरकार से 31 मार्च 2021 तक इनकम टैक्स रिटर्न डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। हालांकि वित्त मंत्रालय की तरफ से अभी इसे लेकर कुछ साफ नहीं किया गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार एन वक्त पर यानी कि 31 दिसंबर की शाम तक इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। सूत्रों की माने तो 31 दिसंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 किया जा सकता है। सरकार वित्त वर्ष 2019-20 के इनकम टैक्स फाइल करने के लिए 1 महीने का और वक्त दे सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार पिछले टारगेट को पूरा करने के लिए भी डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।